व्हाट्सअप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज हम करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड रिकैप। तो ब्लैक्स के साइड में लुसेरिस वेलारियन और ग्रीन्स के साइड में प्रिंस जहेरिस, ऐसे दो इंपॉर्टेंट प्रिंस की मौत होने के बाद में क्विकली पूरा वेस्टेरोस ग्रीन्स और ब्लैक्स के साइड में अभी डिवाइड होने लगा है। और सीजन 2 एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें वही देखने मिला। रिवरलैंड्स के दो पावरफुल हाउसेस, हाउस ब्लैकवुड और हाउस ब्रैकन के बीच में थोड़े प्रॉब्लम शुरू होने लगते हैं क्योंकि उनके कुछ यंग लॉर्ड्स में बहस हो गई। यहाँ पर हाउस ब्लैकवुड ब्लैक एंड मरून में है तो हाउस ब्रैकन येलो में होता है। यहाँ पर वी गेट टू नो दैट हाउस ब्रैकन ने एगॉन द सेकंड को यानी कि ग्रीन्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो दूसरे तरफ हाउस ब्लैकवुड ने रैनीरा यानी ब्लैक्स को सपोर्ट करना शुरू किया। तो अभी यहाँ पर ये दोनों यंग लॉर्ड्स के बीच में थोड़ी सी बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। तो उसका रीजन अभी का ये ब्लैक्स वर्सेस ग्रीन्स का सिर्फ इशू नहीं, बल्कि ये दोनों भी हाउसेस रिवरलैंड्स के एरिया के एंशिएंट राइवल्स है। उनकी राइवलरी, उनका पुराना हिस्ट्री क्या है, वो अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। ब्रैकन्स वर्सेस ब्लैकवुड्स के इस पुराने राइवलरी को आप उस वीडियो में अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पर हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड के इन दोनों लॉर्ड्स में थोड़ी सी बहस हो गई और वो बहस तब्दील होती है एक भयानक बैटल में। जो बैटल हमें एपिसोड में देखने तो नहीं मिली, बट ये बैटल ऑफ स्क्रीन हुई और ये बैटल है डांस ऑफ द ड्रैगन्स के आने वाले डेंजरस वॉर की पहली बैटल, बैटल ऑफ बर्निंग मिल। तो अभी इस एपिसोड का नाम भी इसी बैटल के ऊपर दिया गया था, द बर्निंग मिल करके, बट हमें ये बैटल देखने नहीं मिली। तो एग्जैक्टली इस बैटल का ये नाम क्यों दिया गया है, तो आप पीछे यहां पर देख सकते हो। यहां पर एक मिल, एक चक्की जलती हुई रहती है और इसी वजह से इस बैटल को बैटल ऑफ द बर्निंग मिल का नाम मिला, क्योंकि यह भयानक बैटल लड़ी गई थी एक बड़े से मिल के नजदीक जिसे जलाया गया। तो इस बैटल का लोकेशन मैप्स में ये रहा था, बट एग्जैक्टली इस ऑफ स्क्रीन बैटल में क्या हुआ, तो इस समय पर हाउस ब्लैकवुड का लॉर्ड होता है सैमुएल ब्लैकवुड और ब्रैकन्स के तरफ लॉर्ड होता है लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन। तो अभी एग्जैक्टली सैमुएल ब्लैकवुड और हम्फ्री ब्रैकन ने इस वॉर को कैसे करवाया, एग्जैक्टली उसकी बुक में क्या कहानी रही, चलो उसके बारे में जानते हैं। लॉर्ड सैमुएल ब्लैकवुड और लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे ने मिलकर रैनीरा का क्वार्टेट साइडेड बैनर लहराया और यही कुछ 800 मेन एट आर्म की आर्मी लेके वो सीधा हाउस ब्रैकन के रीजन में अटैक करते हैं। हाउस ब्रैकन का कैसल था स्टोन हेज और इसी स्टोन हेज के कुछ दूरी पे वो कई सारे गांव जीतने लगते हैं और कई सारे खेतों को जलाया जाता है। तो ब्लैक्स के सपोर्ट में सैमुएल ब्लैकवुड और फॉरेस्ट फ्रे ने तबाही शुरू कर दी थी और एक तरीके से बैटल शुरू हो गया था। ऐसा कुछ हमला होगा ये पहले से ही हाउस ब्रैकन को भी पता था और इसीलिए उन्होंने भी अच्छी खासी तैयारी करके रखी थी। इस समय हाउस ब्रैकन के लॉर्ड थे लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन और उन्होंने अपने बेटे एमोस ब्रैकन और उनका दूसरा बास्टर्ड बेटा सर रेलॉन रिवर्स, ऐसे दोनों को एक अच्छी खासी 600 मेन एट आर्म्स की आर्मी दी और ये दोनों सर एमोस ब्रैकन और सर रेलॉन रिवर्स निकलते हैं ब्लैक्स के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। तो जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि ब्रैकन्स और ब्लैकवुड्स का तो हजारों सालों से एक अलग सा दुश्मनी शुरू ही रहता है, तो वही पुरानी दुश्मनी यहाँ पे भी बाहर निकलती है और ग्रीन्स के तरफ से ब्रैकन्स और ब्लैक्स के तरफ से ब्लैकवुड्स, ऐसी एक बहुत ही डेडली बैटल इस स्टोन हेज के नजदीक के एरिया में शुरू हो जाती है। शुरुआत से ही ये बैटल काफी टफ बैटल रही थी, काफी क्लोज बैटल रही, ऐसा कुछ एकदम वन साइडेड बैटल तो ये बिल्कुल भी नहीं रहा। और इवेंचुअली इस बैटल में सर एमोस ब्रैकन और सर सैमुएल ब्लैकवुड एक दूसरे के सामने आते हैं। अगर आपको याद है तो सर एमोस ब्रैकन यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो का एक्चुअली ये जेरेल ब्रैकन करके बंदा था और सर सैमुएल ब्लैकवुड मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन शो का ये बच्चा विलियम ब्लैकवुड था। तो डांस ऑफ द ड्रैगन के इस सबसे पहले बैटल में सर एमोस ब्रैकन और यही सर सैमुएल ब्लैकवुड एक दूसरे के सामने आते हैं एंड बिलीव इट और नॉट, एक्चुअली एक टफ बैटल में सर एमोस ब्रैकन ने सर सैमुएल ब्लैकवुड को मार गिराया था।
बट बैटल होने के बाद में सर एमोस ब्रैकन के दाएं आंख में से एक वेयरवुड ट्री से बना हुआ तीर आर पार हो जाता है और ये तीर छोड़ा था लॉर्ड सैमुअल ब्लैकवुड के 16 साल के बैड एस सिस्टर एलिसन ब्लैकवुड ने, जिसे सभी लोग कहते थे ब्लैक एली। ब्लैक एली ने यहाँ पर अपने बड़े भाई सैमुअल ब्लैकवुड के मौत का बदला लिया था और सर एमोस ब्रैकन को मार गिराया था। दोनों आर्मीज के साइड में इंपॉर्टेंट कमांडर मारे गए थे, बट सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ था तो वो ब्रैकन्स को हुआ था। उनके मेन कमांडर इन चीफ एमोस मरने के बाद में वो थोड़े से घबरा जाते हैं, बट दूसरी तरफ ब्लैक एली ने थोड़े से घबराए हुए ब्लैकवुड सोल्जर्स को एकदम अच्छी तरीके से मोटिवेट किया और उसके और फॉरेस्ट फ्रे के लीडरशिप में ब्लैकवुड्स फ्रेज और हाउस वैंस से बनी हुई ब्लैक आर्मी धीरे धीरे करके ग्रीन्स पर हावी होने लगती है। ये सब डेडली बैटल जैसे ही चल रही थी तभी किसी ने एक खेत में बने हुए मिल को आग लगा दी और इसीलिए तभी से आज तक ये फर्स्ट बैटल ऑफ डांस ऑफ द ड्रैगन्स इतिहास के पन्नों में बैटल ऑफ द बर्निंग मिल कही जाती है। ब्लैक एली यानी कि एलिसन ब्लैकवुड के जबरदस्त लीडरशिप के वजह से ये बैटल ब्लैकवुड और वैंस जीतने लगते हैं और ये लेजेंडरी ब्लैक एली इस कहानी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और जो आगे बार बार आती ही रहेगी। एनीवेज, अभी ये बैटल ब्रैकन्स हारे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि उनके सभी मेन एट आर्म्स मर गए। एक्चुअली लॉर्ड एमोस ब्रैकन के मरने के बाद में सभी ब्रैकन्स के सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं और वो लिटरली बैटल छोड़ के वापस स्टोनहेंज के तरफ भागने लगते हैं और ये पूरा फॉल बैक, ये पूरा रिट्रीट जो उन्होंने किया था वो था उनके दूसरे कमांडर यानी कि लॉर्ड ऑफ स्टोनहेंज हम्फ्री ब्रैकन के बास्टर्ड बेटे सर रेलॉन रिवर्स के अंडर ये रिट्रीट होता है। तो बैटल ऑफ द बर्निंग मिल जो हमें शो में नहीं देखने मिला उसकी ये कहानी रही थी। अभी हम चलते हैं ड्रैगन स्टोन पर जहां पर कारगाइल ट्विंस को इस समय पर दफनाया जा रहा है। तो टारगेरियंस के ट्रेडिशंस के अनुसार डेड बॉडी को जलाया जाता है, बट फेथ ऑफ द सेवन में डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। तो रेनिस और एलिसेंट के बीच में यहाँ पर कुछ बातें होती है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसेस रेनिस ये वॉर एग्जैक्टली कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसका अभी कोई मतलब ही नहीं है। रीजन टू स्टार्ट द वॉर का अभी इंपॉर्टेंस पूरा चला गया। अभी जो कुछ भी इसके बाद होगा वो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा होगा, क्योंकि अपनों के बीच में दुश्मनी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किन के बीच में यानी कि अपनों के बीच में जो राइवलरी, जो हेट्रेड होता है वो बहुत ही डेडली होता है और इसीलिए प्रिंसेस रेनिस यहाँ पर इनडायरेक्टली रेनिरा को समझाती है कि आने वाले वॉर को टालना, उसे अवॉइड करना ही बेटर होगा और इसके लिए रेनिरा एलिसेंट से कुछ मदद ले सकती है। रेनिस के मुताबिक ये जो भी वॉर ग्रीन्स के तरफ से हो रहा है उसमें एलिसेंट की ऐसे कुछ बहुत गलती नहीं है। रेनिस के मुताबिक एलिसेंट कुछ एकदम वॉर नहीं चाहती, बट उसका काउंसिल एंड मेन अराउंड हर प्रॉब्लमेटिक है, वो खून के प्यासे हैं और वो वॉर चाहते हैं। तो इसके रिप्लाई में रेनिरा भी रेनिस को कहती है कि एलिसेंट ने उसे भी कुछ रेवन एक दो बार भेजे थे जो उसने बिल्कुल पढ़े नहीं, शी डिड नॉट रीड इट। बट रेनिरा यहाँ पर एलिसेंट से समझौता करने के रेनिस के आइडिया को रिजेक्ट करती है, क्योंकि एलिसेंट और उसके बेटे ने उसका तख्त छीना, रेनिरा का आयरन थ्रोन छीना। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है एंड देन वी गेट टू किंग्स लैंडिंग जहां पर वी मीट न्यू हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड क्रिस्टन कोल। तो सर लॉर्ड क्रिस्टन कोल यहाँ पर अभी स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में जाने के लिए निकलते हैं। तो ऑन द वे उसे कुछ किंग्सगार्ड के नए नाइट्स दिखे। तो ये नाइट्स किंग एगॉन ने अपॉइंट किए थे बिना क्रिस्टन को बताए, और ये नाइट्स मतलब और कोई नहीं बट ये एक्चुअली किंग एगॉन के ही पुराने दोस्त है। तो क्रिस्टन को पहले सर मार्टिन रेन और सर एडार्ड वाटर्स दिखे, जिनको देख के क्रिस्टन बहुत ही डिसअपॉइंट लगे, और उसके बाद में वो सर लियोन इस्टरमोंड को भी मिलते हैं और उसे भी देख के सर क्रिस्टन कोल काफी डिसअपॉइंट हुए। देन यहाँ पर स्मॉल काउंसिल की मीटिंग शुरू होती है और सर क्रिस्टन कोल हैंड के चेयर पे बैठा एंड यहाँ पर सबसे पहली बातें होती है ब्रैकन्स वर्सेस
ब्लैकवुड के बैटल ऑफ द बर्निंग मिल की। तो अकॉर्डिंग टू एमॉन टारगेरियन, लॉर्ड सैमुअल ब्लैकवुड की उस बैटल में मौत हो गई, बट लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन बचे होते हैं, उनकी मौत नहीं हुई। तो एज वी सॉ अर्लियर कि ये जो भी बैटल हुई वो ऑफ स्क्रीन हुई, बट इस बैटल से एगोन तो काफी खुश हुआ। उसने कहा कि वो सैमुअल ब्लैकवुड मरा वो अच्छा ही हुआ, इस पूरे आने वाले वॉर की जो पहली मौत रही वो हमारे नाम, ऐसा कुछ कह के एगोन खुश हो गया। बट टाइलैंड लैनिस्टर एगोन को समझाता है कि ये बैटल वैसे किसी की भी विन नहीं रही, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्लैक्स हार गए ग्रीन्स जीत गए, क्योंकि इस डेंजरस बैटल में बहुत ही ज्यादा लोग मरे और इसे हम इसीलिए विक्ट्री नहीं कह सकते। दूसरी तरफ आयरन रॉड, जैस्पर वाइल्ड भी कहते हैं कि ब्लैकवुड्स और ब्रैकन्स के बीच में ये जो बैटल हुई वो ऐसे कुछ ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक्स का इंपॉर्टेंस इसमें नहीं था, क्योंकि ब्लैकवुड्स और ब्रैकन्स को तो हमेशा से बहाना ही चाहिए होता है कि जिससे वो बैटल कर सके। उनके मुताबिक वो दोनों भी हाउसेस हजारों सालों से एक दूसरे के खिलाफ राइवल्स है और लड़ते ही आए। एनीवेज आगे एगोन कहता है कि अभी वॉर तो शुरू हो गया और वो काफी एक्साइटेड है इसके लिए, बट ग्रैंड मास्टर ओरवाइल कहते हैं कि लॉर्ड ग्रोवर टली जो रिवरलैंड्स के पूरे एरिया के लीज लॉर्ड यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड होते हैं, उनको ब्लैकवुड्स और ब्रैकन्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे रिवरलैंड्स में एकदम बैटल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉर्ड ग्रोवर टली को लेना चाहिए, ऐसा ओरवाइल कहते हैं। तो उसके रिप्लाई में जैस्पर वाइल्ड ने बता दिया कि वो जो ग्रोवर टली है वो बुढ़ा क्या ही करेगा। आयरन रॉड के मुताबिक ग्रोवर टली एकदम ही बूढ़ा सा बंदा है, उससे कुछ नहीं होता, वो एकदम ही निकम्मा है। देन जैस्पर वाइल्ड कहते हैं कि साउथ में से लॉर्ड ऑर्मुंड एक बड़ी आर्मी लेके आ ही रहा है और उसके साथ में डेरॉन और उसका एक फाइट रेडी ड्रैगन भी है, तो हमें उस आर्मी के आने का इंतजार करना चाहिए। देन फिर टाइलैंड लैनिस्टर कहता है कि उसका भी भाई जेसन लैनिस्टर कैसरली रॉक पर आर्मी इकट्ठा करने लगा है और वो वेस्ट के साइड में से आके ब्रैकन्स को रिवरलैंड्स में सपोर्ट करेगा और एक वो बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर सकता है। तो ग्रैंड मास्टर ओरवाइल को यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन सभी आर्मीज को इकट्ठा करना चाहिए कहीं तो, और मिल के पूरे ब्लैक्स के आर्मी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो इस प्लान को सुन के टाइलैंड लैनिस्टर बैंटर देके यहाँ पर ओरवाइल को ट्रोल करता है, अबे ग्रैंड मास्टर तू अभी बताएगा हमें वॉर प्लानिंग कैसे करनी है, तू अपने औकात में रहना, ऐसे सब वहां पर टाइलैंड ने ओरवाइल को ट्रोल किया। तो एलिसेंट सीधा गुस्से में कहती है, This council must rediscover the discipline it lately had if it's to be of any use. तो ग्रीन्स के काउंसिल में कुछ ज्यादा ही नॉनसेंसिकल बातें सुन के एलिसेंट इरिटेट हो गई और वो क्रिस्टन को देखती है कि ये सब क्या शुरू है ग्रीन्स के काउंसिल में, क्योंकि ऐसी सभी चीजें जब ऑटो हाईटॉवर था तभी नहीं होती। तो एलिसेंट यहाँ पर एकदम डिस्गस्ट में क्रिस्टन को देखती है और अगले ही सीन में क्रिस्टन को सजेस्ट करता है कि रिवरलैंड्स का रीजन पूरे आने वाले वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगा और उस रीजन पे अगर अच्छे से कंट्रोल करना है तो हैरनहेल के कैसल को कंट्रोल में लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवरलैंड्स को रूल करना है तो हैरनहेल को रूल करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर क्रिस्टन कोल कह के वो अपना प्लान बताता है कि वो क्राउन लैंड्स में से ऊपर नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा जाएगा। क्रिस्टन के प्लान के अनुसार ग्रीन्स के आर्मी को इस क्राउन लैंड्स के एरिया को जीतना है। क्राउन लैंड्स के इलाके में जो भी छोटे मोटे हाउसेस वगैरह है उन हाउसेस के आर्मीज को अपने बड़े ग्रीन्स के आर्मी में जोड़ना है और ऐसे एक बड़े आर्मी को ज्वाइन करके इकट्ठा करके वो इवेंचुअली ब्रैकन्स और बाकी कुछ रिवरलैंड्स के ग्रीन सपोर्टर्स के हाउसेस में जोड़ेगा और वो जो फिर बड़ी आर्मी होगी वो लेके वो हैरनहेल को जीतेगा। तो यहाँ पर एलिसेंट कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है क्राउन लैंड्स में अटैक करने की, हम थोड़ा सा वेट करके आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टन सीधा कहता है कि ऐसे अचानक से अटैक करने से उनके लिए अच्छा होगा। क्रिस्टन कोल को अपने स्पीड में से अटैक करने पे काफी भरोसा है और इसीलिए वो ये अटैक करना चाहता है। तो एगोन द सेकंड इस क्रिस्टन के प्लान से खुश हो गया और वो एक्चुअली सजेस्ट करता है कि क्रिस्टन को एमोंड और वेगार को लेके जाना चाहिए, बट यहाँ पर क्रिस्टन सीधा कहता है कि वेगार को इस समय पर किंग्स लैंडिंग को अच्छे से डिफेंड करने के लिए ही रखना बेहतर होगा,
तो एगोन कहता है कि दैट साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, लेट्स गेट टू वॉर। देन हम पहुंचते हैं ड्रैगनस्टोन पर, जहां पर मिसारिया और रेनिरा के कॉन्वर्सेशन में यह कंफर्म हुआ कि मिसारिया पिछले एपिसोड 2 में वापस ड्रैगनस्टोन पर चली गई थी जब उसने एरिक कारगाइल को देखा, और उसी मिसारिया के इतल्ला करने के वजह से, उसके इंफॉर्मेशन देने के वजह से एरिक कारगाइल ने भाग के रेनिरा टारगेरियन की जान बचाई। तो वैसे तो एरिक कारगाइल ने रेनिरा की अपने ही जुड़वा ट्विन ब्रदर से जान बचाई, बट इनडायरेक्टली मिसारिया के इंफॉर्मेशन के वजह से ही रेनिरा की जान बची। तो इसके बदले में मिसारिया रेनिरा से डायरेक्टली रिवॉर्ड मांगती है। मिसारिया यहाँ पर कहती है कि उसको सीधा ब्लैक्स काउंसिल पर एक जगह मिलनी चाहिए क्योंकि वो अभी डिजर्व करती है। मिसारिया के मुताबिक उसका जो भी किंग्स लैंडिंग में एक जमाने में नेटवर्क रहा था, उसका जो इंफॉर्मेशन का जो एक सर्कल रहा था, जिसे ग्रीन्स ने, खास करके लैरिस ने जो फर्स्ट सीजन में तबाह किया, उसका वो बदला लेना चाहती है। मिसारिया अभी भी अपसेट है कि किस तरीके से हाई टॉवर्स ने उसके पूरे नेटवर्क को खत्म किया और उसके कई सारे इन्फॉर्मेंट्स को वगैरह मार गिराया, तो वो चीज उसे पसंद नहीं आती है एंड शी वांट्स रिवेंज। और ये रिवेंज उसे मिलेगा ब्लैक्स क्वीन रेनिरा को सपोर्ट करके ही। तो रेनिरा को तो ये बात पहले तो पसंद नहीं आती, बट इवेंचुअली वो इस चीज से अग्री करती है और मिसारिया को अपने स्मॉल काउंसिल में जगह देती है। और ये सब जब शुरू था तभी बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली सी स्मोक ड्रैगन जोर जोर से चीख रहा था। They always like this? तो मिसारिया को समझता नहीं कि सी स्मोक ड्रैगन इतना क्यों अपसेट है। तो रेनिरा भी कहती है कि उसे भी नहीं पता कि उसके पुराने हस्बैंड लेनोर का ये ड्रैगन सी स्मोक इतना रेस्टलेस क्यों है, वो इतना अपसेट होके चिल्ला क्यों रहा है, ये रेनिरा को नहीं समझता। तो मिसारिया बस यहाँ पे कहती है कि सी स्मोक में भी लोनली फील करता होगा और उसी वजह से वो चीख रहा है। देन रेनिरा के रूम में रेनिरा और रेना के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुआ और यहाँ पर रेनिरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रेना को देती है। तो पिछले ही एपिसोड में जैसे हमने देखा कि रेनिरा पर ड्रैगन स्टोन में उसके रूम में घुस के एक अटैक हुआ था और इस अटैक की वजह से रेनिरा को अभी काफी डर लगने लगा है उसके बच्चों का। तो रेनिरा इज नाउ वरीड अबाउट हर चिल्ड्रंस लाइफ और इसीलिए रेनिरा उनको बचाने के लिए, उसके बच्चों के सेफ्टी के लिए वो एक प्लान बनाती है एंड उसी प्लान में उसे रेना की हेल्प चाहिए। इस प्लान के अनुसार रेना को रेनिरा के तीनों बेटों को लेके ईरी में वेल में जाना है लेडी जेन एरिन के यहाँ पर। तो लेडी जेन एरिन ने पहले एक समझौते में कहा था कि उसके यहाँ पर अगर एक ड्रैगन को भेजा जाता है तो ही वो रेनिरा को अच्छे से सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए रेनिरा अपने बेटे जॉफ्री और उसके यंग ड्रैगन टेरैक्सिस को भेजने का यहाँ पर प्लान करती है, बट जॉफ्री के साथ साथ ही वो अपने और दोनों बेटे एगोन और विसेरिस को भी भेजेगी रेना के साथ में। तो जब रेना को पता चलता है कि उसे अभी 3 छोटे बच्चों का एक तरीके से बेबी सीटर बनना पड़ेगा, तो रेना को काफी सैड लगा, उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये काम कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी चीजें ड्रैगन स्टोन पे हो रही है वो उसे इम्पोर्टेंट लगी और ये काम उसे काफी सेकेंडरी लगा। इसी में रेना को ये भी लगता है कि उसके पास में कोई ड्रैगन नहीं है, वो ड्रैगन राइडर नहीं है, इसीलिए रेनिरा ऐसा यूजलेस काम उसे दे रही है। जबकि दूसरी तरफ उसके सिस्टर बेला को रेनिरा के पास में रहने मिलेगा क्योंकि वो एक ड्रैगन राइडर है, उसके पास में मून डांसर जैसा एक ड्रैगन है। तो बेसिकली प्रिंसेस रेना गेट्स अपसेट, उसे सैड लगा, उसे गुस्सा भी आता है, बट रेनिरा यहाँ पर रेना को समझाती है कि उसके तीनों बच्चों के साथ में वो नहीं हो सकती, तो इस समय पर रेना को ही उनकी मां बन के रहना है। तो ब्लैक क्वीन रेनिरा के अच्छे से कन्विंस करने के बाद में हमें इवेंचुअली देखने मिलता है कि रेना उन तीनों लड़कों के साथ में अभी ड्रैगन स्टोन से निकल रही है वेल को जाने के लिए। यहीं पे हमें कुछ ड्रैगन कीपर्स भी देखने मिलते हैं जिन्होंने एक कुछ स्टील के केज को पकड़ा है एंड इस केज में है जॉफ्री का ड्रैगन टेरैक्सिस। देन इसके बाद में हमें उस बड़े केज से एक कंपैरिजन में छोटा केज भी देखने मिला और इस केज में होता है एगोन का ड्रैगन स्टॉर्म क्लाउड। तो इसका मतलब जॉफ्री का ड्रैगन टेरैक्सिस एंड एगोन का ड्रैगन स्टॉर्म क्लाउड
ये कोई बड़े ड्रैगन्स नहीं है। तो जैसे कि पहले हमने जाना कि जेन एरिन ने वेल के डिफेंस में एक बड़ा फाइटिंग ड्रैगन मांगा था रेनिरा से, बट रेनिरा ऐसे छोटे ड्रैगन्स वहां पर भेज रही है। तो इसी के रिलेटेड रेनिरा रेना को समझाती है कि वो कुछ बड़े ड्रैगन्स इस समय पर वेल के सेफ्टी के लिए नहीं भेज पाएगी। तो रेना, तुम अच्छे से जेन एरिन को समझाना कि ये दोनों ड्रैगन्स भी कुछ टाइम के बाद में बड़े होंगे और वेल के सेफ्टी में मदद करेंगे। तो टेराक्सर्स और स्टॉर्म क्लाउड जब तक बड़ा होगा तब तक आप मेरे बच्चों को संभाल लेना, बाद में हम आपको हेल्प करेंगे। ये सब कहने के बाद में रेनिरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रेना को समझाती है कि रेना को उसके बेटों की हेल्प करनी है, उन्हें जरूर संभालना है, बट उसी के साथ साथ रेना को ड्रैगन एग्स को भी संभालना है। रेनिरा यहाँ पर सीधा रेना को बताती है कि ये ड्रैगन एग्स मतलब टारगेरियंस का फ्यूचर होगा। अगर डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में सब कुछ तबाह होता है, वो अगर नहीं बचती और सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो ये रेना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रैगन एग्स को अच्छे से संभालना, क्योंकि ड्रैगन एग्स में से जो फ्यूचर में ड्रैगन्स निकलेंगे वही हाउस टारगेरियन का भी एक तरीके से फ्यूचर होगा। तो ये सुनने के बाद में तब जाके रेना को समझा कि उसके ऊपर कितनी बड़ी मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और ये सुन के उसकी आंखें खुल गई। तो यहाँ पर ब्लैक क्वीन रेनिरा अपने बच्चों को हक करती है, किस करती है, एंड शी सेज गुड बाय। तो प्रिंसेस रेना अभी यहाँ से ड्रैगन स्टोन से निकल गई है और रेना का प्लान होता है कि उसे लेडी जेन एरिन के पास में ईरी में जाना है। तो इस प्लान के मुताबिक रेना रेनिरा के तीनों बेटों को 2 इंपॉर्टेंट छोटे ड्रैगन्स और ड्रैगन एक्स को लेके गर्ल टाउन के बंदरगाह पे पहले जाएगी और वहां से वो ईरी को जाएगी वेल में। फिर ईरी में जॉफ्री और उसके छोटे ड्रैगन टेराक्सस को रेना ड्रॉप करेगी, एंड देन फिर एगॉन एंड विसेरिस को लेके रेना पेंटॉस में जाएगी रेजियो हराटिस के यहाँ पर। इफ यू रिमेंबर, ये प्रिंस रेजियो हराटिस मतलब वही है जिसके यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में डेमोन और लेना रहे थे, और इवन रेना और बेला का भी वहां पर बचपन गुजरा। तो ये रेना का पूरा प्लान होता है, और इसी प्लान को कंप्लीट करने के लिए रेना अभी ड्रैगन स्टोन से निकल गई। देन हमें फाइनली देखने मिलता है डेमोन का असॉल्ट ऑन हैरेनहेल। वेस्टेरोस के सबसे बड़े कैसल को जीतने के लिए रात के अंधेरे में एकदम बारिश में डेमोन अपने ड्रैगन कराक्सस पे बैठ के हैरेनहेल को आ गया, और ये कैसल एकदम ही जबरदस्त लगा। एगोन द कॉन्करर ने इस कैसल को एक जमाने में जला दिया था, वो क्यों जलाया उसकी सब कहानी आपको जाननी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। बलेरियन द ब्लैक ड्रेड ने जला जलाकर डिस्ट्रक्शन करने की वजह से ही दीवारें यहाँ वहां पर गिर गई है, और लिटरली उस कैसल का छत ही नहीं है। वहां पर जो भी बारिश शुरू थी वो सीधा अंदर कैसल में जाते हुए हमें नजर आई। डेमोन हैरेनहेल के ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने लगता है ताकि वो हैरेनहेल को जीत सके। यहाँ पर एक जगह पे डेमोन आता है हैरेनहेल के ग्रेट हॉल में, जिसका छत कंप्लीटली तबाह हो गया था। ऊपर से बारिश का पानी सीधा हॉल में गिर रहा था, और ये हैरेनहेल का ग्रेट हॉल वही है जहां पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 शुरू हुआ था। तो डेमोन हैरेनहेल में धीरे धीरे करके अपना रास्ता बना लेता है, और वो इवेंचुअली पहुंचा एक रूम में जहां पर हैरेनहेल का कैसलन यानी कि किलेदार साइमन स्ट्रॉन्ग डेमोन के सामने बिना कोई रेजिस्टेंस बेंड द नी करता है। साइमन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बस कहता है कि वो रेनिरा को अपनी क्वीन मानता है, और ऐसा कह के वो बिना कोई प्रॉब्लम दिए डेमोन के सामने बेंड नी कर बैठा। जैसे ही साइमन स्ट्रॉन्ग और उसका परिवार डेमोन के सामने बेंड नी करते हैं, तो वहीं पे एक औरत डेमोन के सामने बेंड नी नहीं करती। वो बिंदास डेमोन के सामने आई और कुछ अजीब से लुक में वो डेमोन को देखने लगी। तो ये औरत है द विच ऑफ हैरेनहेल, एलिस रिवर्स।
तो इसे विच ऑफ हैरेनहेल कहते हैं क्योंकि ये कुछ जादू टोना करने वाली एक चुड़ैल के तरह औरत है। कहा जाता है कि इस एलिस रिवर्स का कभी एज बदलता ही नहीं है। वो लैरिस, लाइनल और इवन साइमन स्ट्रॉन्ग के बचपन से ऐसे ही दिखते रहती है। तो ऐसा ही समझ लो कि ये एलिस रिवर्स मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स में जैसे मेलिसांड्रे थी, वैसे अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन में एलिस रिवर्स होने वाली है। कुछ ही टाइम के बाद में डेमन एक्चुअली साइमन स्ट्रॉन्ग के साथ में डिनर करने लगा। तो डेमन उस खाने को नहीं खाता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि साइमन स्ट्रॉन्ग उसे पॉइजन ना कर दे। बट उनके बीच में वहां पर कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। डेमन सीधा उनको पूछता है कि आपने ऐसे डायरेक्टली सरेंडर क्यों कर दिया? यह हैरेनहेल मतलब हाउस स्ट्रॉन्ग का सीट है, उनका कैसल है, तो आपने इतना आसानी से उसे मुझे क्यों दे दिया? वो ये भी कहता है कि साइमन स्ट्रॉन्ग तो लैरी स्ट्रॉन्ग का अंकल है और लैरी स्ट्रॉन्ग इस समय पर ग्रीन्स के काउंसिल पे इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो आपने इस कैसल को सरेंडर क्यों किया? तो यहाँ पर साइमन स्ट्रॉन्ग लैरिस का नाम सुनते ही थोड़ा सा गुस्सा हुए। वो सीधा कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि लैरिस स्ट्रॉन्ग हाउस स्ट्रॉन्ग का एक वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन रहा। लैरिस बहुत कमीना है, उसका उन्हें यकीन होता है। साइमन के मुताबिक जिन फायर्स ऑफ हैरेनहेल में लाइनल स्ट्रॉन्ग और हार्विन स्ट्रॉन्ग मरे, वो आग वैसे लग ही नहीं सकती थी क्योंकि हैरेनहेल का एरिया काफी डैम्प है, वहां पर हमेशा बारिश वगैरह होते ही रहती थी। हैरेनहेल की दीवारें वगैरह काफी गीली होती है, डैम्प होता है उसका एरिया, तो आग लगना हैरेनहेल में पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी आग लगी जिसमें लाइनल और हार्विन स्ट्रॉन्ग मरे, और उस आग के लिए, उन फायर्स ऑफ हैरेनहेल के लिए साइमन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लैरिस स्ट्रॉन्ग को ब्लेम करते हैं। वो वैसे डायरेक्टली तो नहीं कहते कि लैरिस ने ही लाइनल और हार्विन स्ट्रॉन्ग को आग में मार दिया, बट वो ऐसे इंडिकेट जरूर करते हैं कि जो भी फायर्स ऑफ हैरेनहेल हुए थे वो इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसके पीछे किसी ना किसी की साजिश है, और वो साजिश उनके मुताबिक मे बी लैरिस स्ट्रॉन्ग की है। तो यही चीज साइमन डेमन को कन्विंस करते हुए कहते हैं कि उनके लिए लैरिस इतना कुछ मायने नहीं रखता। एकदम सालों पहले, ऑलमोस्ट 130 इयर्स अगो, एक ही बार सिर्फ हैरेनहेल में आग लगी थी क्योंकि साक्षात एगोन द कॉन्करर के बलेरियन द ब्लैक ड्रेड ने तभी हैरेनहेल को जलाया था। बट उसके बाद में अगले 130 इयर्स में कभी भी आग नहीं लगी, बट अभी अचानक से आग लगती है, तो इसके पीछे जरूर लैरिस की धोखेबाजी होगी, उसकी साजिश होगी, और इसीलिए उनकी लैरिस के साथ में कोई भी हमदर्दी नहीं है। तो इसी वजह से साइमन कोई भी रेजिस्टेंस बिना कहे रेनिरा का नाम लेके डेमन के सामने बेंड नहीं करते हैं, और बातों ही बातों में वो डेमन को माय प्रिंस कहते हैं। तो डेमन को अचानक से गुस्सा आ गया और वो कहता है कि मुझे योर ग्रेस कहना, मैं आपका प्रिंस नहीं हूं, मैं आपका किंग हूं, ऐसे यहाँ पे डेमन को कहना था। तो साइमन स्ट्रॉन्ग वहां पर थोड़े से शॉक्ड हो गए। आगे डेमन उस साइमन स्ट्रॉन्ग को हुक्म देता है कि उनको ग्रोवर टली को रेवन भेजना है, और उस रेवन में बूढ़े ग्रोवर को बताना कि उन्हें उनके तरफ से सभी रिवरलैंड्स के हाउसेस को रेवन भेजने हैं कि उन सबको मिलके रेनिरा को सपोर्ट करना है। बेसिकली डेमन ग्रोवर टली से ऐसे सभी रिवरलैंड्स में हुक्म दिलवाना चाहता है कि पूरे रिवरलैंड्स की आर्मी डेमन और रेनिरा को सपोर्ट करे। तो यहाँ पर साइमन सेज कि ग्रोवर टली इस समय पर काफी बुढ़ा है, उससे कुछ भी नहीं होता रिवरलैंड्स में, उसकी कोई भी बात नहीं मानता। तो उसके रिप्लाई में डेमन सीधा धमकाते हुए कहता है कि आप आपके रेवन में ये भी मेंशन कीजिए कि डेमन के पास में करैक्सस ड्रैगन है। अगर ग्रोवर टली पूरे रिवरलैंड्स की आर्मी डेमन के कॉज में, रेनिरा के कॉज में नहीं देता, तो डेमन अपने ड्रैगन करैक्सस पे बैठ के कुछ अलग ही डिस्ट्रक्शन कर देगा, ऐसा सब जगह पे वार्निंग भेजना। तो यहाँ पर तो डेमन और साइमन की बातें खत्म हो गई, बट वी हैव टू अज्यूम कि यहाँ पर डेमन के कहने पर साइमन स्ट्रॉन्ग ने बूढ़े ग्रोवर टली को रेवन भेज दिया। देन हम किंग्स लैंडिंग में आते हैं, जहां पर हमें देखने मिलता है कि ग्रीन्स की एक मैसिव आर्मी क्राउन लैंड्स के लिए अभी निकल रही है, उनका प्रिपरेशन शुरू है, एंड यहीं पे वी गेट टू मीट सर ग्वेन हाईटॉवर। तो ये ग्वेन हाईटॉवर मतलब ऑटो हाईटॉवर का बेटा है और एलिसेंट का छोटा भाई होता है।
तो ये बंदा अभी कुछ ही टाइम पहले ओल्ड टाउन से यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में आया और आते ही वो अभी क्रिस्टन कोल के आर्मी को ज्वाइन करेगा। वैसे तो यहाँ पर इस सीन में ऐसा लगा कि क्रिस्टन कोल नहीं चाहता कि सर ग्वेन हाइटओवर उनके साथ आए, बट एलिसेंट के वजह से क्रिस्टन इस ग्वेन को अपने आर्मी में ले लेता है। यहाँ पर ग्वेन हाइटओवर और क्रिस्टन कोल के बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हुआ जिसमें ग्वेन हाइटओवर थोड़ा सा ब्रैट किस्म का बंदा लगा। वो सीधा क्रिस्टन कोल को ताना मार के कहता है कि तुम्हारे जैसा गरीबी में से आया हुआ बंदा अभी हैंड ऑफ द किंग बन गया, वाह क्या बात है। ऐसे कुछ ग्वेन थोड़ा सा पैसिव एग्रेसिवली अंडरहैंडेड एकदम ट्रोल करता है क्रिस्टन को, बट क्रिस्टन उससे कुछ ज्यादा झगड़ता नहीं। उनके बीच में बातें वहीं पे खत्म हुई एंड क्रिस्टन कोल एंड उसकी आर्मी क्राउन लैंड्स के तरफ निकल गए। तो ये आर्मी तो निकल गई, बट वो निकलने के पहले क्रिस्टन कोल ने एलिसेंट से फेवर लिया। तो वॉर में वगैरह जाने के पहले सोल्जर्स अपने बीवी का, अपने गर्लफ्रेंड्स का वगैरह फेवर लेते हैं, एक तरह का प्यार का निशानी वो वॉर्स में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि क्रिस्टन कोल सीधा एलिसेंट से फेवर लेता है, तो एलिसेंट भी उस फेवर को एक्सेप्ट करती है और वो अपना एक रुमाल क्रिस्टन को देती है ताकि क्रिस्टन के लिए आने वाले बैटल्स में गुड फॉर्चून्स रहे, उसके साथ में अच्छा लक बरकरार रहे। तो क्रिस्टन और एलिसेंट के बीच में ये एक ट्रेडिशन कंप्लीट होती है एंड देन फाइनली क्रिस्टन कोल अपने पूरे आर्मी के साथ में निकल पड़ा क्राउन लैंड्स पर अटैक करने। देन इसके बाद आते हैं हम ड्रैगनस्टोन में ब्लैक काउंसिल में, जहां पर काउंसिल के सभी मेन कुछ ना कुछ सलाह रहेनिरा को देने लगे हैं। सबसे पहले सर एल्फ्रेड ब्रूम सीधा रहेनिरा को बताते हैं कि अभी हमें एक्ट करना चाहिए, वॉर इज ऑन, और उनके मुताबिक एक्ट करना मतलब सीधा ड्रैगन्स को वॉर में भेजना। तो रहेनिरा इस ओपिनियन को मना करती है, वो ड्रैगन्स को नहीं भेजेगी वैसा कहती है। तो उसके रिप्लाई में एल्फ्रेड ब्रूम सीधा कह के बताता है कि तलवार को म्यान में रखना नहीं चाहिए, तलवार हमेशा यूज करनी चाहिए वॉर में, और वैसे ही ड्रैगन्स को भी बंदी नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी यूज करना चाहिए। तो सर एल्फ्रेड के मुताबिक बेसिकली ड्रैगन्स भी इस आने वाले वॉर में एक वेपन है, जैसे तलवार भी एक वेपन होती है। बट रहेनिरा अगेन उस सभी चीजों को मना करती है, क्योंकि रहेनिरा के मुताबिक ड्रैगन्स की पावर एक्सट्रीमली डेंजरस है और उन्हें वॉर में यूज करेंगे तो सब सत्यानाश होगा। ड्रैगन्स का यूज करने पे ड्रैगन्स जितने डेंजरस ग्रीन्स के लिए हो सकते हैं, उतने ही डेंजरस वो ब्लैक्स के लिए भी हो सकते हैं। और उसे ऐसा लगता है कि इस चीज का अंदाजा जितना उसे है यानी रहेनिरा को है, उतना ही ग्रीन्स के तरफ भी सभी लोगों को होगा। तो इसीलिए हमें एक्टिवली पहले ड्रैगन्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो रहेनिरा यहाँ पर सीधा कहती है कि वो इस समय पर एक्टिवली वॉर प्लानिंग कुछ नहीं करेगी, वो यहाँ पर इस समय पर वेटिंग गेम खेलना चाहती है। उसको इंतजार है वेल और नॉर्थ में से आने वाले आर्मीज का, उसे ये भी इंतजार है कि डेमोन हैरेनहेल में क्या करेगा। डेमोन अगर रिवरलैंड्स के आर्मी को इकट्ठा करता है तो वो आर्मी भी इवेंचुअली वेल और नॉर्थ के आने वाले आर्मी में ऐड होगी, और ऐसे एक अगर बड़ा आर्मी हम क्रिएट करते हैं तो मे बी ग्रीन्स इस वॉर को करना नहीं चाहेंगे। ऐसी ही कुछ उम्मीद यहाँ पे रहेनिरा की होती है और इसीलिए वो डायरेक्टली ड्रैगन्स को एकदम बैटल में भेजने से मना करती है। और ये सब सुनने के बाद में ब्लैक्स काउंसिल के मेन काफी अनकंफर्टेबल हो गए। ब्लैक काउंसिल में थोड़ी बहुत चहल पहल शुरू हो गई, वो थोड़े से अपसेट जरूर होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर एलिंडा के पापा गॉर्मन मैसी और साइमन स्टाउंटन भी यहाँ पर रहेनिरा को कुछ सलाह देते हैं कि वो अभी अकेली पड़ गई है, वो अभी काफी वल्नरेबल है, तो इसलिए हमें एक्टिवली वॉर करना चाहिए, ऐसा ही उनका सलाह था। बट रहेनिरा उनकी बात नहीं मानती एंड शी लिव्स द काउंसिल रूम। तो जैसे ही रहेनिरा वहां से निकल गई तो प्रिंसेस रहेनिस वहां पर ब्लैक काउंसिल में सबको सुनाती है कि रहेनिरा के सर पर इस समय पर ओल्ड किंग जहेरिस का क्राउन है, और जहेरिस जैसे वाइज और एक अच्छे
किंग थे वैसे ही रहेनिरा भी एक अच्छी क्वीन बनेगी, तो इसीलिए ब्लैक काउंसिल को उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पर रहेनिस भी कहती है। एंड दिस सीन गेट्स ओवर। द नेक्स्ट सीन में हमें कॉर्लिस वेलेरियन और रहेनिस का एक नॉट सो इम्पोर्टेंट सीन देखने मिला, जिसमें सिर्फ रहेनिस जो भी ड्रैगन स्टोन पर चीजें ब्लैक काउंसिल में शुरू होती है उन सब के बारे में कॉर्लिस को बताती है। तो इस सीन में वैसे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती, और ऐसा ही एक सीन हमें किंग्स लैंडिंग में देखने मिला जहां पर एलिसेंट अपने बेटी हेलेना को मिलती है, क्योंकि एलिसेंट अपने बेटी हेलेना को लेके काफी चिंता करने लग गई थी, क्योंकि हेलेना का बेटा रिसेंटली मारा गया था। तो यहाँ पर हेलेना थोड़ी सी वियर्ड बातें वापस करते हुए कहती है कि इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो मरता ही है, एवरीवन डाइज, ऐसी सब बातें वो करती है, जबकि उसका बेटा रिसेंटली मारा गया। तो बेसिकली हमें वापस ये चीज पता चलती है कि हेलेना मतलब एक अजीब सी वियर्डो है, और एलिसेंट भी वो सब सुन के शॉक्ड हुई। देन इसके बाद हेलेना अपने माँ एलिसेंट को कहती है कि शी फॉरगिव्स हर, वो उसे माफ करती है क्योंकि उसने कुछ किया। तो ब्लड एंड चीज के इंसिडेंट के बाद में जब हेलेना एलिसेंट के रूम में आई तब उसने एलिसेंट और क्रिस्टन कोल को बिस्तर में पकड़ा था, तो उसी चीज को लेके हेलेना यहाँ पर एलिसेंट को माफ करती है। फिर हमें देखने मिलता है एगोन द सेकंड, जिसने एकदम वलेरियन स्टील का आर्मर पहना है, क्योंकि वो भी अपने ड्रैगन सनफायर पे बैठ के अभी वॉर में जाना चाहता है। तो वो सब शुरू रहते ही वहां पर लैरिस आया और उसने सीधा एगोन को बताया कि किंग्स लैंडिंग में एगोन द सेकंड ऐसे वॉर में जा रहा है, उसके रिलेटेड क्या रूमर्स फैलने लगी है। तो लैरिस यहाँ पे एगोन को बताता है कि किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि एगोन एकदम ब्रेव होकर बैटल में जा रहा है, बट दूसरे तरफ ऐसे बहुत ही ज्यादा स्मॉल फोक है जो ऐसा मानने लगे हैं कि एगोन का अपने स्मॉल काउंसिल पे कंट्रोल नहीं है। कई सारे स्मॉल फोक में ऐसा बिलीफ होने लगा है कि एलिसेंट और एमोंड मिलकर एगोन को फंसाकर वॉर में भेज रहे हैं ताकि इवेंचुअली तख्त एमोंड को मिले और एमोंड के साथ साथ एलिसेंट पूरे किंग्स लैंडिंग पर और पूरे वेस्टेरोस पर रूल करे। तो अभी ये सुन के एगोन एकदम अनकंफर्टेबल हो गया, उसे ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि ऐसी सब रूमर्स पूरे किंग्स लैंडिंग में कैसे फैल रही है। तो इसके रिप्लाई में लैरिस भी कहता है कि ही कैनॉट से कि एग्जैक्टली ऐसे रूमर्स क्यों फैल रही है, बट ही ओनली नोज कि ऐसे सब जगह पर रूमर्स फैल रही है। तो ये सब सुनने के बाद में एगोन द सेकंड डिसाइड करता है कि वो क्रिस्टन कोल को मदद करने के लिए बैटल में वगैरह नहीं जाएगा। फिर लैरिस स्ट्रॉन्ग उस रूम से जैसे ही जाने लगता है तो एगोन द सेकंड लैरिस को मास्टर ऑफ विस्परर भी बनाता है। मतलब किंग्स लैंडिंग में जो भी सीक्रेट चीजें वगैरह शुरू रहती है, जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उसको लैरिस बराबर से कलेक्ट करके एगोन को देगा। तो ये सब जैसे ही होता है तो एगोन और उसके 3 दोस्त जो कि अभी उसके किंग्सगार्ड बने हैं वो कुछ पार्टी करने का प्लान करते हैं। एगोन के 3 किंग्सगार्ड, 3 जो उसके दोस्त होते हैं, उसमें से एक नाइट सर मार्टिन रेन का एक नया स्क्वायर बना था और उस स्क्वायर ने कभी भी किसी लड़की के साथ में संबंध नहीं बनाया, वो एक वर्जिन है, ऐसा एगोन और उसके 3 दोस्तों को पता चलता है। तो वो उस स्क्वायर को थोड़ा सा बुली करके एक ब्रॉथेल में लेके जाना चाहते हैं ताकि वो सभी उस लड़के को सिखा सके कि एक लड़की के साथ में संबंध वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सीन यहीं पे खत्म होता है और हम चलते हैं किंग्स लैंडिंग के एक छोटे बार में जहां पर हम मिलते हैं उल्फ से। तो ये उल्फ बंदा एक्चुअली सेकंड एपिसोड में ही इंट्रोड्यूस किया गया था जब रैट कैचर्स को हमने मरा हुआ देखा। तो एग्जैक्टली उस समय पर कौन है वो डिक्लेयर नहीं किया, बट अभी इस थर्ड एपिसोड में एस्टैब्लिश हो गया कि वो बंदा जो सेकंड एपिसोड में था वो उल्फ है। तो ये उल्फ एक किंग्स लैंडिंग के बार में आता है जहां पर कई सारे लोग उसको पहचानते रहते हैं। उल्फ सभी से एकदम हंसते हंसते ग्रीट करता है। तो यहाँ पर एक बात हमें समझती है कि उल्फ किंग्स लैंडिंग के बार्स में काफी पॉपुलर फिगर है, और ये बात भी हमें समझती है कि उल्फ भी एक बेवड़ा है, वो बहुत ही दारू पीने वाला बंदा है। इसीलिए इस उल्फ को
उल्फ द सॉट कहते हैं, उल्फ द बेवड़ा भी कहते हैं। तो सबसे मिलने के बाद में उल्फ के कुछ दो दोस्त उससे कुछ एक डॉर्निश बंदे के साथ में बिजनेस के लिए मुलाकात करवाते हैं। उनके बीच में कुछ बातें होने लगती है और बातों ही बातों में उल्फ यहाँ पर बताता है कि वो एक पुराने टारगेरियन का बास्टर्ड है एंड दैट इज बेलॉन द ब्रेव। तो उल्फ यहाँ पर सीधा बता देता है कि वो किंग जहेरिस के बेटे बेलॉन द ब्रेव का बास्टर्ड बेटा है। तो ये बेलॉन मतलब एक्चुअली डेमोन और विसेरिस का बाप है। तो बेसिकली ये उल्फ मतलब डेमोन और विसेरिस का बास्टर्ड ब्रदर है, ऐसा वो यहाँ पर कहता है। तो ऐसे जो टारगेरियंस के बास्टर्ड्स होते हैं उन्हीं को ड्रैगन सीड कहा जाता है। और यहाँ पर आगे उल्फ कहता भी है कि वो ड्रैगन सीड है और उसके जैसे कई ड्रैगन सीड्स को अपनी जान बचा के जिंदा रहना पड़ता है, क्योंकि टारगेरियन प्रिंस के अय्याशी की खबर, उनके नाजायज औलाद की खबर यानी उनके ड्रैगन सीड्स की खबर स्मॉल फोक में ज्यादा ना फैले, इसीलिए कोई भी अगर ऐसा ड्रैगन सीड जिंदा होता है तो कई बार क्राउन ऐसे ड्रैगन सीड्स को मार देते हैं। तो इसीलिए उल्फ थोड़ा सा किंग्स लैंडिंग में संभाल के रहता है, उसे अपनी जान प्यारी है। और यहाँ पर बातों ही बातों में उसने सीधा कह दिया कि उसके मुताबिक एयर टू द थ्रोन जसेरिस वेलारियन होना चाहिए, ना कि एगोन द सेकेंड और उसके बेटे। तो वहां पर वो सब जब शुरू था तभी इतने में वहां पर उसी जगह पर पार्टी करने के लिए आ गया एगोन द सेकेंड और उसके 3 किंग्सगार्ड दोस्त। एगोन वहां पर सबको दारू पिलाने का ऐलान करता है, सब लोग वहां पर खुश हो गए। एंड ऑफ स्क्रीन हमें समझना है कि एगोन ने अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलके उस बार में जम के दारू पी। फिर उसके बाद में एकदम टल्ली हालत में एगोन द सेकेंड अपने दोस्तों के साथ में उस स्क्वायर को बुली करते करते एक ब्रोथल में ले गया और वहां पर एक दो जगह पर एगोन ने टल्ली हालत में नॉनसेंस हरकतें करने के बाद में उसे एक जगह पर मिल गया उसी का भाई एमोंड टारगेरियन, जो उसके फेवरेट सिल्वी के साथ में सोया था। तो एगोन इस समय पर टल्ली हालत में एमोंड का बहुत ही इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है कि सिल्वी के साथ में लाइफ में तुम पहली बार सोए थे, तुमने सबसे पहली बार सिल्वी के साथ में संबंध बनाए और आज भी उसी सिल्वी के साथ में तुम सो रहे हो। ऐसा सब कह के एगोन यहाँ पर टल्ली हालत में अपने ही भाई एमोंड का इंसल्ट करने लगता है, जबकि उसके तीनों दोस्त साइड में चुपचाप बैठे थे क्योंकि वो भी एमोंड से डरते हैं। बट टल्ली एगोन को कौन ही रोकेगा। यहाँ पर एगोन बार बार एमोंड पे हंसता है, उसने उसका कई बार इंसल्ट किया। एंड देन इस एपिसोड में हमें वेगार ड्रैगन तो नहीं देखने मिली, बट यहाँ पर हमें एमोंड का एक दूसरा ही ड्रैगन दिख गया। एकदम शर्मिंदा एम्बैरेस्ड हुआ एमोंड वहां से ब्रोथल में से नंगे हालत में ही निकल गया एंड दैट सीन गॉट ओवर। देन हम वापस ड्रैगन स्टोन पर आते हैं जहां पर रेनिरा फाइनली एलिसेंट का हाई टॉवर सिजिल के रेवन को पढ़ती है। एग्जैक्टली ये मैसेज क्या है ये हमें पूरा यहाँ पे नहीं समझा, बट इट सीम्स लाइक एलिसेंट ने उसके और रेनिरा के बीच के पुराने फ्रेंडशिप रिलेटेड कुछ बातें इस रेवन के मैसेज में लिखी थी। और यहाँ पर एक सेंटेंस में ऐसा दिखता है कि वो कह रही है माइट अल्सो विश टू स्पीक, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, बट पूरा मैसेज हमें देखने नहीं मिला। बस ऐसा हम समझ सकते हैं कि एलिसेंट इस मैसेज के जरिए कुछ हमदर्दी रेनिरा को दिखा रही है। तो ये मैसेज पढ़ के रेनिरा भी शॉक्ड हुई, उसे भी समझा कि एलिसेंट हाईटॉवर इस समय पर एकदम विलन नहीं बनी है, वो ऐसी कुछ भी बुरी चीजें रेनिरा को लेके नहीं चाहती, ऐसा ही इस शॉक्ड फेस में से हमें समझता है। देन दोस्तों नेक्स्ट अप हम मिलते हैं क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटॉवर को, जो क्राउन लैंड्स में अटैक करने के लिए निकल गए हैं। तो ऑन द वे एक जगह पर ग्वेन और उसके कुछ हाईटॉवर नाइट दोस्त रहते हैं, वो सीधा रॉसबी रोड पे किसी टैवन में यानी कि एक बार में कुछ दारू पीने के लिए और थोड़ा सा सोने के लिए वगैरह भटक के निकल गए थे। तो क्रिस्टन कोल को ये चीज पसंद नहीं आती, तो क्रिस्टन कोल ग्वेन हाईटॉवर का पीछा करते हुए वहां पर आ गया और क्रिस्टन और ग्वेन में थोड़ा सा स्टेयर डाउन हुआ, उनके बीच में आराम करने के ऊपर कुछ थोड़ी सी बातें हुई। बट
उनका कॉन्वर्सेशन शुरू रहते उसी समय पर तभी आसमान में उड़ रही थी शी ड्रैगन मून डांसर, जिसके ऊपर बैठी थी बेला। तो एज वी सी इन द सेकेंड एपिसोड कि रहेनिरा ने बेला टारगेरियन को किंग्स लैंडिंग और किंग्स लैंडिंग के आसपास के एरिया पे सर्वेलेंस रखने कहा था। किंग्स लैंडिंग में से कोई भी बड़ी आर्मी अगर बाहर निकलती है तो उसके रिलेटेड न्यूज ब्लैक काउंसिल को आके देनी है, ऐसा रहेनिरा ने बेला को बताया था। और इसीलिए बेला इस समय पर आसमान में उड़ रही थी। बट जैसे ही वो उड़ रही थी तभी उसी की शी ड्रैगन मून डांसर बराबर से बेला को पॉइंट करके बताती है कि नीचे कोई तो है। तो जैसे ही बेला नीचे देखती है तो उसे भी क्रिस्टन कोल का चमकता हुआ आर्मर दिखा एंड बेला टेक्स अ कॉल दैट शी विल किल देम। तो बेला अपने शी ड्रैगन मून डांसर पे बैठ के सीधा क्रिस्टन कोल, ग्वेन हाईटॉवर और बाकी नाइट्स पे अटैक करती है। बट कैसे तो करके वो बाल बाल बच गए। बेला ने थोड़ा सा उन पेड़ों के ऊपर से उनको ढूंढने की कोशिश की बट शी कुडंट फाइंड देम और वो ये न्यूज लेके सीधा पहुंची ड्रैगन स्टोन। बेला यहाँ पर ब्लैक काउंसिल में सबको बताती है कि क्रिस्टन कोल और कुछ बाकी नाइट्स को उसने देखा और बेला के मुताबिक एक बड़ी सी आर्मी इस समय पर किंग्स लैंडिंग से निकल गई है। दूसरी तरफ रहेनिरा के मिस्टर गरार्डिस भी कंफर्म करके कहते हैं कि क्राउन लैंड्स के एक हाउस फैरिंग ने भी ड्रैगन स्टोन पे रेवन भेज के इतला किया है कि एक बड़ी आर्मी इस समय पर रॉसबी रोड से किंग्स लैंडिंग से निकल गई है। जैसे ही ये बात ब्लैक काउंसिल में सबको पता चली तो सभी शॉक होते हैं। सबसे पहले बाल्टीमोर सेल्टिगार सीधा कहते हैं कि वॉर अभी शुरू हो गया है और हमें जल्द से जल्द एक बड़ी एक्शन लेनी ही पड़ेगी। देन यहीं पे फिर लॉर्ड साइमन स्टाउंटन भी कहते हैं कि मुझे अपने कैसल रुक्सरेस्ट पे जाना होगा ताकि मैं अपने कैसल पे जाके वहां का कुछ डिफेंस वगैरह मजबूत कर सकूं। देन वापस बाल्टीमोर सेल्टिगारी कहते हैं कि क्रिस्टन कोल अभी अपने आर्मी में से कभी भी ड्रैगन बुला सकता है तो हम कभी अपने ड्रैगन्स को भेजेंगे। इसी चीज को सर एल्फ्रेड ब्रूम भी दोहराते हैं और उनके अनुसार ब्लैक्स को अभी के अभी एक्ट करना ही होगा। ड्रैगन्स को हमें अभी के अभी भेजना पड़ेगा और क्रिस्टन कोल को जाके खत्म करो, उसे बर्न कर दो। बट देन अगेन यहाँ पर रहेनिरा वापस हिचकिचाती है। रहेनिरा बस अपने ब्लैक काउंसिल को कहती है उनके आर्ग्यूमेंट्स को वो कंसिडर करेगी और ऐसा कह के वो वहां से निकल गई। तो ये जैसे ही उसने किया तो प्रिंसेस रहेनिस और इवन जसेरिस वो दोनों भी शॉक्ड हो गए, वो दोनों देखते ही रह गए। देन दोस्तों हम वापस हैरनहेल को पहुंचे जहां पर वी गेट टू सी हैरनहेल के नजदीक का ओल्ड गॉड्स का वेयरवुड ट्री। यहाँ पर हम डेमोन को मिलते हैं जो अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा था बट रूम में वो सो नहीं पाता क्योंकि रूम में यहाँ वहाँ से पानी टपक रहा है। तो अगेन ऐसा सिचुएशन इस कैसल का है बिकॉज एक जमाने में एगॉन द कॉन्करर ने इस कैसल को डिस्ट्रॉय किया था, उसे मेल्ट किया था। तो उसी डिस्ट्रक्शन के वजह से रूम में पानी टपकता रहता है, सब जगह पर गंदगी रहती है और वही हमें देखने मिला। देन हमें थोड़ा सा कर्स ऑफ हैरनहेल का एक फील यहाँ पे आता है जो वो एकदम ही स्पूकी हॉन्टेड एकदम भूतिया जो हैरनहेल होता है उसका हमें यहाँ पे फील आया। तो अभी कई सारे स्मॉल फोक मानते हैं कि हैरनहेल एकदम शापित जगह है, वो कर्स्ड है क्योंकि इस हैरनहेल के कैसल में कई सारे फैमिलीज को मारा गया था। हमने इसके पहले देखा था कि लाइनल स्ट्रॉन्ग, हार्विन स्ट्रॉन्ग और उनके कई सारे हाउस होल्ड के मेंबर्स को फायर्स ऑफ हैरनहेल में जिंदा जलाया गया था और उसके कई सालों पहले किंग मेगोर द क्रूअल ने भी हाउस हैरो के पूरे परिवार को यहीं पे बहुत ही बुरी तरीके से मौत दी थी। एंड देन उसके पहले एगॉन द कॉन्करर ने हैरन द ब्लैक के पूरे परिवार को इसी कैसल में जिंदा जलाया था। तो बेसिकली इस हैरनहेल के कैसल में ऑलमोस्ट हजारों लोगों को इतिहास में बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था और उसी वजह से कहा जाता है कि यह हैरनहेल का कैसल शापित है। सब स्मॉल फोक कहते हैं कि हैरनहेल पर एक
कर्स है। तो उस पूरे कर्स ऑफ हैरेनहेल का माहौल यहाँ पर एकदम हमें क्रिएट किया हुआ दिखाया है और वही हॉन्टेड भूतिया फीलिंग डेमन को भी आया। अचानक से डेमन के दरवाजे पे जोर जोर से कोई तो खटखटाने लगा एंड डेमन बीइंग द बैडएस उसने सीधा अपनी डार्क सिस्टर तलवार निकाली और वो देखने गया कि आखिर है कौन। धीरे धीरे करके वो अपना रास्ता बनाता है और उसे इवेंचुअली एक रूम में दिखाई देती है यंग रहेनिरा। वो वहां पर डेमन को सीधा कहती है कि डेमन तुम तो बस आते जाते रहते हो, बट मुझे तुम्हारे जाने के बाद में चीजों को संभालना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर रहेनिरा कहती है और एकदम शॉकिंग अंदाज में वहां पे रहेनिरा साइड में रखे गए प्रिंस जहेरिस के मुर्दा लाश के कटे हुए सर को स्टिच करने लगी। तो ये एक वैसे काफी हॉरर सीन हमें वहां पे देखने मिला और वो सब देख के डेमन भी शॉक्ड हुआ एंड सरप्राइजिंगली डेमन यहाँ पर एक्चुअली इमोशनल हुआ। डेमन के इस इमोशंस को देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि मे बी इस समय इस वक्त क्यों ना हो डेमन को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि उसने एक बच्चे का गला काटने का ऑर्डर दिया। तो डेमन यहाँ पे इमोशनल वगैरह हो गया बट देन ही क्विकली स्नैप्स आउट दैट होल थिंग एंड वो जब उस चीज में से बाहर आया तो वो इस समय पर रहता है एक वेयरवुड ट्री के यहाँ पर। तो डेमन ने जो कुछ भी वो चीजें देखी थी वो एक वहम था, वो एक जादू टोना उसके साथ में हुआ था और ये सब चीजें तब हुई जब वो वेयरवुड ट्री के नजदीक गया। यहीं पे डेमन के पीछे मिस्टीरियस विच ऑफ हैरेनहेल एलिस रिवर्स भी होती है और वो सिर्फ कहती है कि डेमन तू इस जगह पे मरेगा। ऐसा कह के वो वहां से निकल गई एंड डेमन एकदम शॉक्ड रह गया। तो ये सब कुछ जो पूरा इंसिडेंट था वो वेयरवुड ट्रीज के वजह से था या फिर उस चुड़ैल विच ऑफ हैरेनहेल ने डेमन के दिमाग में घुस के वो सब चीजें की, ये सब अभी नहीं पता। दीज आर ओनली थियरीज बट जो भी हो कर्स ऑफ हैरेनहेल एकदम एक्टिव होता है ये हमें पता चला और डेमन अभी कुछ बहुत ही हॉन्टेड जगह पे आ गया है। दैट आल्सो वी गॉट टू नो। देन इसके बाद में दोस्तों रहेनिरा और मिसारिया की एक मुलाकात हुई। रहेनिरा एक्चुअली मिसारिया की हेल्प लेने के लिए आती है ताकि वो किंग्स लैंडिंग में जा सके। तो रहेनिरा के मुताबिक उसे अभी इस समय पर कुछ भी करके फेस टू फेस एलिसेंट से मुलाकात करनी पड़ेगी क्योंकि वही एक जरिया है जिससे वो आने वाले वॉर को टाल सकती है। तो मिसारिया यहाँ पर सीधा रहेनिरा को बताती है कि एलिसेंट हमेशा अकेली सेप्ट में जाती है और रहेनिरा उसे जाके जरूर मिल सकती है उसी रास्तों से जिन रास्तों से कुछ टाइम पहले डेमन किंग्स लैंडिंग में घुसा था। तो रहेनिरा अपने किंग्सगार्ड स्टेफन डार्कलिन के साथ में किंग्स लैंडिंग में घुसी। उसने कुछ फेथ ऑफ द सेवन के सिस्टर के कपड़े पहने थे और इवन स्टेफन डार्कलिन ने भी वैसे ही कुछ क्लोक पहना था जिसके वजह से उन्हें कोई भी नहीं पहचानता और रहेनिरा डायरेक्टली पहुंचती है किंग्स लैंडिंग के सेप्ट में एलिसेंट जहां पे होती है वहां पर। उनके बीच में वहां पे कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ और रहेनिरा ने उधर सीधा कह दिया कि जो भी मेन है, जो भी मर्द है, वो हमेशा खून खराबा चाहते हैं। उन्हें बैटल्स में, वॉर्स में ब्लड एंड ग्लोरी हासिल करनी होती है बट एलिसेंट मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती। हम दोनों को मिलके वॉर को रोकना चाहिए। ऐसी ही कुछ चीजें यहाँ पर रहेनिरा एलिसेंट को कहती है मगर एलिसेंट उसके रिप्लाई में सीधा रहेनिरा को बता देती है कि तुम्हें सरेंडर करना होगा, तुम्हें बेंड नी करना पड़ेगा। तो इसके रिप्लाई में रहेनिरा भी कहती है कि आयरन थ्रोन का जो तख्त है वो उसका है तो वो सरेंडर क्यों करेगी। अगर किसी को सरेंडर करना है तो वो एगोन द सेकंड को करना होगा। रहेनिरा यहाँ पर वापस कहती है कि आयरन थ्रोन पर उसका अधिकार है क्योंकि उसके पिता ने उसे ही हेयर टू द थ्रोन बनाया। तो इसके रिप्लाई में एलिसेंट रहेनिरा को बताती है कि मरते समय किंग विसेरिस ने
एगॉन का नाम लिया। तो रेनिरा इस चीज पे सीधा हंसती है, वो कहती है कि ये हो ही नहीं सकता। रेनिरा के मुताबिक उसी दिन वो राजा को मिली थी और राजा विसेरिस उसे ही आयरन थ्रोन पे देखना चाहता था, तो एकदम मरते समय विसेरिस एगॉन का नाम क्यों लेगा। तो इसके रिप्लाई में एलिसेंट अपने मरे हुए माँ की कसम खा के कहती है कि विसेरिस चेंज्ड हिज माइंड, विसेरिस ने मरते समय एगॉन का नाम लिया। तो एलिसेंट ने अभी अपने मरे हुए माँ की कसम खाई है, तो रेनिरा को यकीन होता है कि विसेरिस ने जरूर एगॉन का नाम लिया होगा। एंड वो सुन के रेनिरा शॉक्ड हो गई, वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई। बट देन आगे एलिसेंट ने कहा कि विसेरिस ने मरते मरते प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड की बात की, जो पूरे रेल्म को, पूरे वेस्टेरोस को यूनाइट करेगा आने वाले कुछ डेथ से। तो ये सुनने के बाद में रेनिरा वॉज शॉक, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि विसेरिस जिस एगॉन के बारे में बात कर रहा था वो एगॉन मतलब एलिसेंट का बेटा एगॉन नहीं है, बल्कि वो एगॉन है एगॉन द कॉन्करर। यहाँ पर रेनिरा को एलिसेंट की पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग समझ गई। रेनिरा यहाँ पर एलिसेंट को पूछती भी है कि क्या विसेरिस ने मरते समय तुम्हें सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के कहानी के बारे में कुछ बताया, तो एलिसेंट उसे तो मना करती है। तो यहाँ पर एलिसेंट को भी वो रियलाइज हो गया, वो भी शॉक्ड हो गई, उसको भी समझा कि उसके तरफ से कितनी बड़ी मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो रेनिरा एलिसेंट को समझाती है कि आने वाला वॉर बहुत ही डेंजरस होगा, बहुत लाखों लोग मरेंगे, तो उस वॉर को हमें रोकना चाहिए, कुछ तो करो। बट एलिसेंट सीधा रेनिरा को बोलती है द वॉर इज ऑन, क्योंकि क्रिस्टन कोल बड़ी आर्मी लेके निकल गया है, वो सब जगह पर तबाही करेगा। और तुम्हें तो एमॉन्ड पता ही है कि वो अपने ड्रैगन वेगार पे बैठ के क्या करेगा। इट इज टू लेट नाउ, वॉर इज ऑन। ऐसा कह के एलिसेंट वहां से निकल गई। रेनिरा एकदम शॉक्ड वहीं पे बैठे रह गई। एंड उसके बाद में ये एपिसोड खत्म हो गया और इस एपिसोड 3 के बाद में जो कुछ भी आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर होगा। अभी वैसे तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी चीजों को कवर किया, बट एक चीज रह गई थी तो वो मैं एंड में कवर करूंगा। तो उल्फ का जो बार वाला सीन था वहां पर हमें एक जाना पहचाना सीजन 1 का फेस देखने मिला। तो इफ यू रिमेंबर ये लड़की वही है जिसके साथ में हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 में यंग एगॉन जबरदस्ती करता है। तो ये जो लड़की है वही लड़की यहाँ पर इस टैवन में, इस बार में सर्व करती होती है। एंड आगे एक्चुअली वो एगॉन को भी सर्व करती है एंड वहां से वो क्विकली निकल गई। तो ये एक छोटा सा सीजन 1 का ईस्टर एग हमें यहाँ पे देखने मिला था। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में इट्स टाइम फॉर ड्रैगन्स एंड डिस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये आज का ब्रेकडाउन अच्छे से समझा। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।